हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपकी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पहले सेमेस्टर के अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत की समझ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डीएससी फर्स्ट का सब्जेक्ट है। अगर आप डी सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप डी सोल रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पहले सेमेस्टर के अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट के इस लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो आज हम बहुत ही आपका जरूरी और व्यापक अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है आपका राजनीतिक सिद्धांत की परंपराएं, जिसमें कि हम उदारवाद, मार्क्सवाद, अराजकतावाद और अनुदारवादी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम जानेंगे कि राजनीति को समझने की जो अलग अलग विचारधाराएं है वे कौन कौन सी विचारधाराएं है और वे समाज, राज्य और व्यक्ति को कैसे देखती है। तो उन सभी के बारे में हम देखना है। तो इसके में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देख लेंगे। परिचय में हम आपका देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न परंपराएं समाज, राज्य, व्यक्ति और स्वतंत्रता के संबंधों को अलग अलग दृष्टिकोणों से समझाती है। ये परंपराएं विभिन्न वैचारिक मूल्यों और ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। तो दोस्तों, जब भी हम राजनीति को देखते हैं तो राजनीति को एक ही नजरिए से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हर युग और हर विचारक ने जो राजनीति है उसको अलग तरीके से समझाया है और अलग ही तरीके से समझाया है। तो इसमें हम आपकी 4 प्रकार की राजनीति के परंपराओं के बारे में विस्तार से समझेंगे, जिसमें आपका एक आता है उदारवादी, दूसरा आपका आता है मार्क्सवादी, तीसरा आपका आता है अराजकतावादी और फोर्थ आपका आता है अनुदारवादी। तो इन 4 परंपराओं के बारे में हम आपका इस यूनिट में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें हम आपका सबसे पहले उदारवादी परंपरा देख लेते हैं। तो इसमें हम आपका सबसे पहले उदारवादी परंपरा का मुख्य विषय देखेंगे। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, निजी संपत्ति के अधिकार, संवैधानिक सरकार और सीमित राज्य की अवधारणा पर आधारित है। यह मानता है कि राज्य का काम व्यक्ति की रक्षा करना है। तो जो उदारवादी परंपरा का मुख्य विषय है, या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं जो उदारवाद का मुख्य विचार है, वो सबसे पहले तो यही है कि उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि होती है और जो राज्य का उद्देश्य होता है वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना होता है, ना कि उन पर नियंत्रण करना। तो ये आपका उदारवाद का मुख्य विचार होता है। उसको कुछ मुख्य सिद्धांत भी होते हैं, जैसे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, निजी संपत्ति का अधिकार, सीमित और उत्तरदायी सरकार। तो ये हमने आपके उदारवाद के कुछ मुख्य सिद्धांत और मुख्य विचार देख लिए। अब हम आपका देख लेते हैं कि जो उदारवादी राज्य है वो क्या होता है। तो उदारवादी राज्य सीमित और उत्तरदायी होता है। इसका कार्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना होता है, न कि उसे नियंत्रित करना। तो जो उदारवादी राज्य होता है वो कहता है कि राज्य सीमित हस्तक्षेप करता है उदारवादी राज्य में, और जो उदारवादी राज्य का कार्य होता है वो यही होता है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखे, साथ ही जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करे। तो ये हमने आपका उदारवादी राज्य देख लिया। अब हम आपका उदारवादी परंपरा के स्कूल देख लेते हैं। अर्थात तो जो उदारवादी परंपरा है उसके आपके कितने प्रकार के रूप होते हैं, कौन कौन से रूप आते हैं। तो इसमें आपका जो सबसे पहले रूप आता है वो आपका आता है शास्त्रीय उदारवाद, जिसमें न्यूनतम राज्य बाजार स्वतंत्रता होती है। सेकंड जो आपका आता है वो आपका सकारात्मक उदारवाद आता है, राज्य को कल्याणकारी भूमिका में मान्यता देना। थर्ड आपका नव उदारवाद, मुक्त बाजार, निजीकरण और भूमंडलीकरण पर जोर। तो सबसे पहले हम आपका शास्त्रीय उदारवाद देख लेते हैं, जिसे हम आपका क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहते हैं। तो जो शास्त्रीय उदारवाद है होता है वो न्यूनतम राज्य और मुक्त बाजार की वकालत करता है। और इसके जो शास्त्रीय उदारवाद के जो प्रमुख विचार है वे आपके आ जाते हैं जॉन लॉके, एडम स्मिथ, ये सभी आपके शास्त्रीय उदारवाद के प्रमुख विचारक आ जाते हैं। सेकंड जो आपका दिया गया है वो हमें आपका सकारात्मक उदारवाद दिया गया है, अर्थात पॉजिटिव लिबरलिज्म, जो कि कहता है कि राज्य को कल्याणकारी भूमिका निभानी चाहिए। उसको ही हम आपका सकारात्मक उदारवाद कहते हैं। इसके भी आपके कुछ विचारक रहे हैं, जैसे कि टी.एच. ग्रीन, जे.एस. मिल, ये सभी आपके सकारात्मक उदारवाद के कुछ प्रमुख विचारक है। थर्ड आपको जो हमें दिया गया है वो हमें आपका नव उदारवाद दिया गया है, अर्थात न्यू लिबरलिज्म, जो कि कहता है कि निजीकरण,
वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार का इसमें समर्थन होना चाहिए। तो नवोदारवाद कहता है कि निजीकरण, वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार का समर्थन होना चाहिए, और ये आपका जो नवोदारवाद होता है ये आपका वर्तमान आर्थिक मॉडल पर आधारित होता है। तो ये हमने आपके उदारवाद के कुछ रूप देख लिए, 3 प्रकार के जो आपके उदारवाद होते हैं। एक आपका शास्त्रीय उदारवाद, दूसरा आपका सकारात्मक उदारवाद, थर्ड आपका नवोदारवाद। तो ये हमने तीनों प्रकार के उदारवाद की बात कर ली। अब हम आपका आते हैं नेक्स्ट जो आप हमारा टॉपिक है वो हमारा मार्क्सवादी परंपरा का आता है। तो सबसे पहले हम आपका देख लेते हैं जो हमारा मार्क्सवादी परंपरा है, आखिर उसका मूल विचार क्या है। तो आपका मार्क्सिस्ट जो ट्रेडिशन है उसका मूल विचार यही है कि आपका समाज वर्गों में बटा होता है। मार्क्सवादी परंपरा कहता है कि जो समाज है वो आपका वर्गों में बटा हुआ है, जिसमें आपके 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक आपका पूंजीपति लोग, दूसरा आपका श्रमिक, जिन्हें हम प्रोलेटेरिएट भी कहते हैं। तो समाज जो है वो 2 वर्गों में बटा हुआ है, एक आपका पूंजीपति, दूसरा आपका श्रमिक। और जो राज्य है वो शोषण का औजार है। साथ ही मार्क्सवादी परंपरा ये भी कहती है कि वर्ग संघर्ष के माध्यम से समाजवाद और फिर साम्यवाद की स्थापना हो सकती है। तो उसको ही हमने आपका मार्क्सवाद कहा है। मार्क्सवाद के ये प्रमुख विचार हमने आपको बताए हैं। आपके इसके कुछ प्रमुख तत्व भी होते हैं मार्क्सवाद के। तो अब हम उन प्रमुख तत्वों को देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है ऐतिहासिक भौतिकवाद। यह मानता है कि समाज का विकास भौतिक आर्थिक शक्तियों द्वारा होता है। आर्थिक ढांचा समाज की अन्य संस्थाओं को नियंत्रित करता है। तो जो आपका ऐतिहासिक भौतिकवाद है, जो आपका हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म है, वो कहता है कि जो समाज की संरचना होती है वो आपके आर्थिक आधार पर तय होती है, उससे उसका शक्तियों द्वारा उसका विकास होता है। सेकंड जो आपका आता है वो आपका अलगाव आता है। वो उसमें कहते हैं, मार्क्स कहते हैं कि मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक अपने श्रम और उत्पाद दोनों से अलग थलग पड़ जाता है। तो जो अलगाव है, अलगाव वो कहता है कि श्रमिक अपने काम और उत्पाद से कट जाता है मार्क्सवाद परंपरा में। थर्ड आपका जो आता है वो आपका राज्य और क्रांति आता है, जिसमें राज्य को एक वर्गीय शोषण का उपकरण माना गया है। सामाजिक क्रांति के द्वारा ही राज्य का विनाश संभव है। तो जो यहाँ पे आपका राज्य होता है वो एक वर्ग विशेष के हित में काम करता है। साथ ही जो क्रांति होती है उसके माध्यम से एक नए वर्गहीन समाज की स्थापना भी होनी चाहिए। तो फोर्थ आपका जो आपका है वो आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आता है। मार्क्स का तर्क था कि ऐतिहासिक विरोधों और संघर्षों से आगे बढ़ता है, कि जो इतिहास है वो विरोधों और संघर्षों से आगे बढ़ता है, मार्क्स ने ये कहा है। जिसे हम आपका एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो भी हमारा इतिहास रहा है वो हमारा विरोधों और संघर्षों से ही आगे बढ़ा है। फोर्थ फिफ्थ जो आपका तत्व आया वो आता है पूंजीवाद का मार्क्स का सिद्धांत। पूंजीवाद शोषण पर आधारित है। पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग की मेहनत से लाभ कमाता है। तो ये कहता है कि जो पूंजीपति लोग होते हैं वे आपका श्रमिक लोगों से ही काम कराते हैं, और जो उसका लाभ होता है, जो उनकी मेहनत का लाभ होता है, वो भी पूंजीपति वर्गीय लेते हैं। सिक्स्थ आपका जो आता है वो आपका वर्ग संघर्ष आता है, जिसमें समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। मालिक बनाम मजदूर, अर्थात वर्ग संघर्ष में क्या होता है, जो आपका मालिक होता है या जो मजदूर होता है उनके बीच में एक तरीके का संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। सेवंथ आपका जो आता है वो आपका राज्य और कानून का सिद्धांत आता है। तो जो राज्य और कानून है वे शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करते हैं। एट्थ आपका आता है सामाजिक क्रांति। सामाजिक क्रांति के माध्यम से ही पूंजीवाद से समाजवाद और फिर साम्यवाद की ओर बढ़ा जा सकता है। तो जो भी आपकी सामाजिक क्रांति होती है, मार्क्स जी कहते हैं कि सामाजिक क्रांति के माध्यम से ही हम जो पूंजीवाद है उसको समाजवाद में बदल सकते हैं, और फिर उसको साम्यवाद में भी बदल सकते हैं सामाजिक क्रांति के माध्यम से ही। नाइन्थ आपका जो आता है वो आपका अधिशेष मूल्य आता है, जो कि कहता है कि मजदूर जितना काम करता है उसका पूरा मूल्य उसे नहीं मिलता है। यही अधिशेष पूंजीपतियों का लाभ होता है। अर्थात जो मालिक होते हैं वे मजदूरों से अपने अकॉर्डिंग काम तो ज्यादा करा लेते हैं, लेकिन उसका जो मूल्य होता है वो उतना मूल्य वे नहीं देते। जो भी एक्स्ट्रा मूल्य होता है वे वो पूंजीपति अपने पास रख लेते हैं, जिससे ही उनको लाभ होता है। तो ये मैंने आपको कुछ ऐसे मुख्य तत्व बता दिए मार्क्सवादी परंपरा के। अब मैं आपको बता देता हूँ अराजकतावादी परंपरा। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारे कार्ल मार्क्स जी थे, आप एक बार उनको देख लीजिएगा। ये हमारे कार्ल मार्क्स जी है। अब हम आपका देख लेते हैं जो आपका अराजकतावादी परंपरा है उसको देख लेते हैं। तो जो आपकी अराजकतावादी परंपरा है उसके भी कुछ मुख्य विचार है। तो सबसे पहले हम आपका अराजकतावादी परंपरा का मुख्य विषय देखेंगे, अर्थात जो मुख्य विचार है उनको देख लेते हैं। अराजकतावादी राज्य को अनावश्यक और शोषणकारी मानते हैं। उनका विश्वास है कि समाज बिना राज्य के भी संगठित और शांतिपूर्ण
रह सकता है। तो जो अराजकतावादी के मुख्य विचार है वे कहते हैं कि जो अराजकतावाद है वो राज्य को अनावश्यक और दमनकारी मानता है। साथ ही जो अराजकतावादी होते हैं वे कहते हैं कि बिना राज्य के भी समाज संगठित और शांतिपूर्ण रह सकता है। तो ये हमने आपके कुछ अराजकतावादी परंपरा के कुछ मुख्य विचार या मुख्य विषय को देखा है। अब हम आपका अराजकतावादी की कुछ शाखाएं हैं उन शाखाओं को देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है व्यक्तिगत व्यक्तिवादी अराजकतावाद। सेकंड आपका आता है सामूहिक अराजकतावाद, जिसे हम समाजवादी भी कहते हैं। थर्ड आपका आता है निहिलिज्म। तो जो आपकी व्यक्तिवादी अराजकतावाद होती है उसमें व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता की बात की जाती है और उसमें राज्य किसी भी हस्तक्षेप का विरोध किया जाता है। सेकंड जो आपका आता है वो आपका सामूहिक अराजकतावाद आती है। इसमें सहयोग और बराबरी पर आधारित समाज की बात की जाती है। साथ ही इसमें राज्य और पूंजी दोनों का विरोध किया जाता है। थर्ड आपका जो निहिलिज्म होता है उसमें सभी परंपराओं और संस्थाओं का पूर्ण विरोध किया जा सकता है। तो ये हमने आपका जो आपके अराजकतावाद की कुछ शाखाएं है उन शाखाओं को देख लिया। तो अब हम आपका अराजकता के रास्ते देख लेते हैं, अर्थात जो भी अराजकतावाद के जो भी उसमें परिवर्तन के तरीके हैं उन तरीकों को देख लेते हैं। अराजकतावादी बदलाव अहिंसात्मक और हिंसात्मक दोनों तरीकों से सुझाते हैं। कुछ शांति और शिक्षा से बदलाव चाहते हैं तो कुछ सशस्त्र क्रांति से। अर्थात जो भी अराजकता है तो उसमें दो प्रकार के लोग हैं। उसमें से कुछ तो अहिंसात्मक रूप से शांति से बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी है जो हिंसात्मक क्रांति में विश्वास रखते हैं। तो यही हमारे परिवर्तन के तरीके रहे हैं, अराजकता के रास्ते रहे हैं। इसके आपके जो अराजकतावाद के जो प्रमुख विचारक हैं उन विचारकों को भी हमें एक बार देख लेते हैं। तो इसके प्रमुख विचारकों में आता है आपके जैसे प्राउडोन हो गए, बैकनून हो गई, क्रॉप्टकिन हो गए, ये सभी आपके अराजकतावाद के कुछ प्रमुख विचारक रहे हैं। तो ये हमने अब आपका अराजकतावाद को अच्छे से समझ लिया है। अब हम आपका अनुदारवादी परंपरा को देख लेते हैं। तो अनुदारवादी परंपरा में भी हम आपका सबसे पहले मुख्य विषय देखेंगे या उनके मुख्य विचार देखेंगे। यह परंपरा समाज में पारंपरिक मूल्यों, क्रम और अनुशासन को प्राथमिकता देती है। यह परिवर्तन की जगह स्थिरता और निरंतरता को ज्यादा महत्व देती है। अर्थात जो अनुदारवादी परंपरा है उसका मुख्य विचार यही है कि वो परंपराओं, रीति रिवाजों और स्थिरता को प्राथमिकता देती है। साथ ही जो बदलाव है उसकी जगह निरंतर संतुलन को महत्व देती है आपका अनुदारवादी परंपरा। तो ये हमने आपका अनुदारवादी परंपरा का कुछ मुख्य विषय या उसके मुख्य विचार को देख लिया। अब हम आपका जो अनुदारवादी परंपरा के जो प्रकार है उन प्रकारों को देख लेते हैं, जिसमें आपका तीन प्रकार के प्रकार है अनुदारवाद के। जिसमें आपका सबसे पहला आता है रूढ़िवादी अनुदारवाद, सेकंड आपका आता है आधुनिक अनुदारवाद, थर्ड आपका आता है नव अनुदारवाद। तो सबसे पहले हम आपका देख लेते हैं जो हमारा रूढ़िवादी अनुदारवाद है उसमें परंपरा और धर्म की रक्षा की बात की जाती है। अर्थात इसमें जो आपके धार्मिक और पारंपरिक मूल्य की रक्षा है वो आपका रूढ़िवादी अनुदारवाद में की जाती है। सेकंड जो आपका आधुनिक अनुदारवाद आता है उसमें सामाजिक कल्याण परंतु सीमित हस्तक्षेप की बात की जाती है। जो आपका आधुनिक अनुदारवाद है वो कहता है कि समाज में थोड़े बदलाव की अनुमति है लेकिन सीमित रूप में ही। थर्ड आपका जो आता है वो आपका नव अनुदारवाद आता है। तो इसमें आपका राज्य की शक्ति को पुनः केंद्र में रखना होता है। अतः जो आपकी राष्ट्रीयता, धार्मिकता और सख्त कानून व्यवस्था है उसकी नव उदारवाद में मांग की जाती है। तो इसकी कुछ मुख्य सोच होती है, जैसे कि आपका मुख्य सोच में आ गया सामाजिक अनुशासन, पारिवारिक मूल्य या सांस्कृतिक एकता। ये सभी आपके अनुदारवाद की कुछ मुख्य सोच हो गई। अब हम आपके अनुदारवाद के कुछ मुख्य विचारक भी देख लेते हैं, जिसमें आपका जैसे कि आपका हो गया एडमंड बुर्के हो गया, माइकल ओके शॉर्ट हो गया, ये सभी आपके अनुदारवाद के कुछ मुख्य विचारक है। तो ये हमने आपके कुछ मुख्य विचारक भी अनुदारवाद के देख लिए, जिसके साथ आपको जो अनुदारवाद का टॉपिक है वो यहीं पर ही खत्म होता है। अब हम आपका पूरे चैप्टर का एक कंक्लूजन या एक सारांश देख लेते हैं। तो जो अनुदारवाद है उसको हम देख लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की चार परंपराएं, उदारवाद, मार्क्सवाद, अराजकतावाद और अनुदारवाद, राजनीति को समझने के चार अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करती है। हर परंपरा समाज और राज्य को एक विशिष्ट नैतिक और व्यवहारिक ढांचे में रखती है। इनसे राजनीतिक विचारधारा और नीतियों की गहराई से समझ मिलती है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें आपकी चार प्रकार की परंपरा है। एक आपका उदारवाद, सेकंड आपका मार्क्सवाद, थर्ड आपका अराजकतावाद और फोर्थ आपका अनुदारवाद। तो जो आपकी ये चार प्रकार की परंपराएं हैं ये राजनीति को चार ही अलग अलग दृष्टिकोण में बांट देती है और उनको देखने का नजरिया बदल देती है। तो जो उदारवाद है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि में मानता है। साथ ही जो आपका मार्क्सवाद है वो आर्थिक शोषण को केंद्र में रखता है और क्रांति की बात करता है। थर्ड आपका जो आता है वो आपका अराजकतावाद था, जो कि आपके राज्य को पूरी तरह समाप्त करना चाहता है
और जो अनुदारवाद है वो परंपरा और स्थिरता को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। तो जब भी हम इन जो चारों विचारधारा है इनकी तुलना करते हैं तो हम यह पता चल जाता है हमें कि जो राजनीति और समाज है उसको कैसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखा और समझा जाता है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा निष्कर्ष बता दिया, एक छोटा सा सारांश बता दिया, जिसके साथ ही आपका जो यूनिट नंबर 3 है ये यहीं पे कंप्लीट होती है। तो ये थी आपकी थर्ड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट या किसी भी तरह की कोई क्वेरी होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगले अध्याय के लिए तैयार रहे, जहां हम आपका बात करेंगे नारीवादी परिप्रेक्ष्य के बारे में। अर्थात जो आपकी नारीवादी परंपरा है, जो नारीवादी परिप्रेक्ष्य रहा है, उसके बारे में हम आपका अगले अध्याय में बात करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।